हेलो फ्रेंड, आज हम बीएफएम का यूनिट 9 डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी गिफ्ट सिटी। इसके बारे में पूरा चैप्टर है। और आपका जो नया सिलेबस ऐड हुआ है 2023 में, तो उसमें बीएफएम में कुछ नए चैप्टर्स ऐड है। ये भी उसमें से जो है नया चैप्टर आपके लिए है। ये आपके लिए नया सिलेबस में इंक्लूड है। आईएफएससी गिफ्ट सिटी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। और क्या क्या स्कोप है आईएफएससी सिटी का इंडिया में, इसका इंट्रोडक्शंस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है गिफ्ट सिटी को लेके, और गाइडलाइंस क्या है कि अगर आप आईबीयू मीन्स अगर आप अपनी बैंकिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं गिफ्ट सिटी में या आईएफएससी सेंटर में, तो फिर क्या उसके लिए बैंकों की गाइडलाइंस है, इसका डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। आईएफएससी या गिफ्ट सिटी का मतलब क्या है? गिफ्ट सिटी तो ये एक एग्जांपल है। एक आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है ओपन किया गया गुजरात गांधीनगर, जिसका नाम गिफ्ट GIFT। ठीक है, ये है गिफ्ट सिटी। तो ये पहला इंडिया का आईएफएससी सेंटर है जो कि गुजरात में ओपन किया गया, गांधीनगर में। तो इसको क्यों ओपन किया गया, ये किस काम आता है? एक एरिया होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब क्या हुआ? नाम से ही लग रहा है स्पेशल, इनको मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एज कम्पेयर टू अदर। मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया के मैप में ये आपका एक एरिया मान लीजिए यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, तो इसका मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस ऑल ओवर इंडिया लागू होते हैं इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, वो रूल रेगुलेशन नहीं चलते। ये बाकियों से स्पेशल है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कोई बात होती है तो आप बोलते नहीं है कि क्यों भाई, आपके लिए ऐसा क्यों होगा, बताइए आप क्या स्पेशल है। मतलब स्पेशल जो होता है उसको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसीलिए जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब कुछ एरियाज को जो है स्पेशल डिक्लेयर किया गया। क्यों उसको डिक्लेयर किया गया स्पेशल? उसका रीजन ये है क्योंकि स्पेशल एरिया में जो है कुछ स्पेशल उसको डिक्लेयर किया जाता है जो चीजें किसी के लिए ज्यादा बेनिफिट देती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाली जो एरियाज होंगी, इस एरिया में जो कंपनीज होंगी, जो फैक्ट्रीज होंगी, उनको बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कुछ कंपनी फैक्ट्री तो यहाँ पे भी है, और कुछ कंपनी फैक्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर है, तो जो अंदर वाली फैक्ट्रीज होगी उसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए उनको टैक्स में बहुत छूट दे दी जाएगी। ठीक है, या कई बार तो कुछ गिफ्ट सिटीज में तो कुछ ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको 10 सालों तक टैक्स ही नहीं पे करना। ठीक है, पहले 10 साल तक उनको टैक्स ही नहीं देना। तो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए। इसका लेने का मेन पर्पस यही होता है कि उस एरिया में जैसे नई नई फैक्ट्रीज अगर ये सब सेटअप होंगी, तो नई नई फैक्ट्रीज से क्या होगा, वहाँ पे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे चाइना, चाइना को इतना मतलब पॉपुलर हब क्यों मानते हैं? बाहर के वर्ल्ड की सारी कंट्रीज चाइना में आके क्यों अपनी फैक्ट्री, अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाह रही? रीजन, चाइना बहुत अच्छी सुविधा देता है उनको, बहुत सस्ते रेट पे सारी सुविधा देते हैं, और बहुत ईजिली उनको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। टैक्स और बाकी चीजें भी बहुत ईजिली उनको हो जाती है, और बहुत ज्यादा उनको टैक्स ये सब भी नहीं पे करना होता। इसीलिए जो है ये ग्लोबल हब है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है चाइना में आके अपनी ब्रांचेस ओपन करती है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। तो अभी तो कुछ एरिया को स्पेशल बना के वहां पे सुविधाएं दी गई है। अगर ये मॉडल अच्छे से काम करता तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे इनको टेक्नोलॉजी को लेकर, फाइनेंस को लेकर कोई भी जो सपोर्ट चाहिए होगा, पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये बनाए जाते हैं स्पेशली। और वही आपका आईएफएससी है। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज आपको इधर ही मिल जाएंगी, आपको बाहर कहीं नहीं जाना। और ये स्पेशली ये इंडियंस के लिए नहीं होता, ये ज्यादातर नाम से ही लग रहा है इंटरनेशनल, मतलब ज्यादातर जो बाहर की कंपनीज है उनको ये मेन पर्पस तो उनका है, पर कुछ केसेस में जो है इंडियन को भी इसका बेनिफिट मिलता है। पर ज्यादातर केसेस में जो बाहर की कंपनीज है, जो एनआरआईज कंपनीज है, एंटिटीज है, उनको सुविधा दी जाती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाली। ठीक है, और जैसे उनको कोई भी किस तरह की सुविधा, जैसे उनको बैंकिंग सुविधा चाहिए, कोई इंश्योरेंस की सुविधा चाहिए। ठीक है, और कोई उनको कैपिटल मार्केट जिसको सेबी रजिस्टर करती है, रेगुलेट करती है, उसके अगेंस्ट किसी शेयर या वहाँ पे इक्विटी में उनको इन्वेस्ट करना है, तो इस तरीके की सुविधाएं उनको यहाँ पे आईएफएससी सेंटर में मिल जाएगी। उनको ऑल ओवर मतलब बाकी जगह जाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कई सारे इनको टैक्स बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कैपिटल गेन होता है, किसी को कोई सिक्योरिटीज ली और फिर बाद में उसने अगर बेची, कैपिटल गेन होगा, तो बाहर के अगर कोई और पर्सन है तो उसको 20-30% तक का कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। बट इनको वो भी नहीं पे करना। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा सुविधा इनको दी गई है। और मेन पर्पस यही है कि इंडिया को ग्लोबल हब बना जाए, बाहर की कंपनीज आके इंटरेस्ट ले इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन करने में, और फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट और यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो मेन पर्पस यही है कि इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री इंडिया तभी बनेगा ना, जब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी इंप्रूव होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लिटरेसी रेट, सारी चीजें बढ़ेगी। तो मतलब एक जॉब सबसे जरूरी चीज है। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, उतना अच्छा लोग बच्चों को एजुकेशन देंगे, तो बाकी सेक्टर्स भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी क्या है, कंपनीज को सेटअप करना। तो उसी पर्पज के लिए ये जो कंसेप्ट है गिफ्ट सिटी जो है लाया गया था। ये पहला इंडिया का आईएफएससी सेंटर है।
तो काफ़ी इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा, उसको स्टैब्लिश करने का हमने पर्पस भी देखा कि क्यों ऐसा सरकार ऐसा क्यों करती है कि कुछ एरियाज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। रीज़न, क्योंकि अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो बाहर की कंपनीज उस जगह पे इंटरेस्ट दिखाएगी कि वहाँ पे तो सारा काम फटाफट से हो जाता है। मान लीजिए दो दुकान है, एक दुकान में आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, कोई भी आप सामान लेने जा रहे हैं, वो दुकान वाला फटाफट से आपको काम करके 5 मिनट में पूरा सामान दे देता है। वो ये भी बोलता है कि अगर आपको, मतलब ये मैंने सिंपल राशन की शॉप का एग्जांपल दिया, वो ये भी बोलता है आप बस मुझे लिस्ट दीजिए, घर पे आपका सामान आ जाएगा। वो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। एक दूसरा दुकान वाला वो आपको बोल रहा है कि लाइन में अभी लगी है, मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, वो आपको ज़्यादा सीरियस नहीं दिखा रहा, मतलब कि आपसे बात करने में सीरियस नहीं हो रहा, और आपको एक अच्छी कस्टमर सर्विस बोलते हैं ना, वो नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट टाइम से आप इस दुकान में नहीं जाएंगे, आप हमेशा इसी दुकान में जाएंगे। क्यों? ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में ऐसा हम लोग करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इस जगह पे हमें अच्छा से ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमारी सारा काम फटाफट से हो रहा है। हर कोई चाहता है कि काम, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे जो भी काम, और फटाफट से टाइम में सारी चीज़ें हो जाए। तो वही पर्पस यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे जो भी बाहर की कंपनीज है, उनको कुछ भी मान लीजिए अपनी नई ब्रांच ओपन करनी है, कोई उनको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, कोई इंश्योरेंस, कोई कैपिटल मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी टाइप की सर्विस चाहिए, तो फटाफट उनका काम होता है। तो इसीलिए वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट शो करते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज आके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी ब्रांचेस ओपन करती है, और यहाँ पे उस एरियाज में, और वहाँ पे उस, जैसे अगर गुजरात में, तो गुजरात के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और ये सारी सुविधाएं जो है अवेलेबल कराती है। ठीक है, ये इसका मेन मेन पर्पस हो गया। अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो हमें चैप्टर को समझ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, यही सब लिखा हुआ है, बहुत कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। इट कैटर टू कस्टमर आउटसाइड द जुरिडिक्शंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया? बाहर के लोग आके, बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो ये आउटसाइड डोमेस्टिक इकोनॉमी है, तो उससे बाहर का होगा, भले ये सेटअप यहाँ पे होगा, लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए होगा। सच सेंटर डील विद फ्लोज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर विद एम्फेसिस। तो अक्रॉस द बॉर्डर मतलब बाहर के लोगों को अगर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, कोई टेक्निकल सर्विसेज चाहिए, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, या आप एक एग्जांपल ले लीजिए गिफ्ट सिटी या आईएफएससी। पहला इंडिया का आईएफएससी सेंटर कौन सा? गिफ्ट सिटी के नाम से बनाया गया है, गुजरात में। ठीक है, तो वो सारी सर्विसेज इनको मिल जाती है। और क्या कैसे मिलेगा? फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट्स। तो वहाँ का कोई इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, उनको फंड रेजिंग करनी है, तो यहाँ वो आसानी से कर सकते हैं। असेट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अंडरटेकन बाय पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको असेट मैनेजमेंट की या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की सुविधा चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए आपने ऑलरेडी कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, अब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आके वहाँ भी इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफाई हो जाएगा। डाइवर्सिफाई मतलब विभिन्नता, अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो वो ऑप्शन भी मिलता है। अंडरटेकन बाय पेंशन फंड। तो ये कौन करता है? पेंशन फंड का कोई आपने प्रोडक्ट लिया, इंश्योरेंस कंपनी का, म्यूचुअल फंड का। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आप जानते हैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचती है। पेंशन फंड फंड जो होती है, फंड्स पेंशन के प्रोडक्ट। और म्यूचुअल फंड आप जानते हैं कि लोगों का पैसा जमा करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये रिस्क शेयरिंग रहता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और उसको आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी आपको यहाँ पे मिलती है। वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज कौन लेगा? ये वो लेगा जो बहुत ही वेल्थी होगा, जिसके पास पैसा बहुत सारा होगा, और वो चाहता है कि कोई मेरे पैसे को मैनेज करके दे। उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो पैसे को मैनेज करे, उसके बिजनेसेस हैं, और वो चाहता है कि कोई मेरे को वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज दे। तो वेल्थ मैनेजर ये काम करता है। उसका काम ही यही है कि जो रिच कस्टमर है उनको सजेस्ट देना, स्पेशली हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल है, उनको सजेस्ट देना कि कहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपका पैसा डबल होगा। क्योंकि कितना भी रिच हो, हर कोई क्या चाहता है? मान लीजिए किसी के पास 500 करोड़ है, तो क्या वो सोचेगा कि अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को पैसा और नहीं चाहिए? हर कोई ये चाहता है कि उसका पैसा ग्रो करे, इंप्रूव, मतलब बढ़े, हमेशा हर किसी की यही इच्छा रहती है। तो वेल्थ मैनेजर ये वाली सर्विसेज देते हैं। वो आपको बताते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, और कैसी जगह इन्वेस्ट करें कि आपको टैक्स में बचत होगी। तो इस तरह से आपके वेल्थ को मैनेज करने का काम करते हैं। ऐसे ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन, विच प्रोवाइड ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी अकाउंटेंट एंड लॉ फर्म्स। तो ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, आपके टैक्स को कैसे मैनेज करना है, या क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी। क्रॉस बॉर्डर मतलब आउटसाइड इंडिया। तो मान लीजिए बाहर की फर्म्स है, उनकी वहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी, या इंडिया में जो बाहर की फर्म्स आ रही है, तो इंडिया उनके लिए क्रॉस बॉर्डर हो गया। तो यहाँ पे उनकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो वो क्या करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, या अकाउंटेंट्स है, या लॉ फर्म्स है, तो ये उनको सर्विसेज देते हैं, तो इनका बिजनेस भी ग्रो होता है। ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व फंड रेजिंग। मतलब अगर आपको फंड रेजिंग करनी है, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, या असेट लायबिलिटी का मिसमैच का मैनेजमेंट, तो ये सर्विसेज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन सच एज इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। तो ये इस सब अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे, तो आप अपने रिस्क को एक तरह से क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि हम अपना रिस्क जो है सामने वाले को बेच रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमारे से रिस्क खरीदती है, और बदले में हमें प्रीमियम पे करना होता है। ठीक है, इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस। और मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी अमॉन्ग
वैसे री इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस तो हम जानते हैं। री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना इंश्योरेंस लेगी तो उसको री इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पे सेटअप हो रही है इंश्योरेंस के पर्पज के लिए, वो अपना भी जो है री इंश्योरेंस करा सकती है। इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस होता है री इंश्योरेंस। मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज अमंग ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, तो अलग अलग कॉर्पोरेट है उनको मर्ज कराना, एक्विजिशन कराना। मान लीजिए बाहर की कोई कंट्री की कोई कंपनी है, वो इंडिया की जो है किसी कंपनी से मर्ज होना चाह रही है, उसको एक्वायर करना चाह रही है, तो उनको ये सारी सुविधाएं भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये मेन मेन आपने यहाँ पे देखा। स्कोप ऑफ आईएफएससी इन इंडिया, तो ये जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इसका इंडिया में स्कोप कितना है? ठीक है, तो इसमें बोला है कि बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस ऑपरेट एज ए फॉरेन बैंक इन द होम कंट्री एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑन डिपॉजिट। तो भले ही ये ब्रांचेस जो आपकी जो बैंकों की ब्रांचेस ओपन होगी वहाँ आईएफएससी सेंटर में, तो जो ब्रांचेस मान लीजिए कोई भी बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जैसे एसबीआई, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, तो मान लीजिए एसबीआई की कोई ब्रांच है यहाँ पे आईएफएससी सेंटर के अंदर, तो आईएफएससी सेंटर के अंदर इसकी कोई अगर ब्रांच होगी, तो वो क्या करेगी? भले ही वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के ही अंदर का एरिया, बट वो एरिया अंदर का है, बट मैंने कहा ना कि रूल्स रेगुलेशन इनको बाहर वाले नहीं लगेंगे, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसीलिए भले ही वो ब्रांच एसबीआई की होगी, तो उसको जो है जैसे जो डोमेस्टिक हमारे रूल्स होते हैं जो आरबीआई ने रेगुलेटर ने बनाए हुए, जैसे आपको सीआरआर एसएलआर और बाकी की जो रिजर्व रिक्वायरमेंट डिपॉजिट पे हमें रखनी होती है बैंकों को, तो वो भी नहीं रखना, ये भी फायदा है। जैसे एक डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एंड कैन एक्सटेंड लोन ओनली टू नॉन रेजिडेंट, तो ये क्या करेंगे, इनको फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ नॉन रेजिडेंट से इनको जो है पैसा मिलेगा। और नॉन रेजिडेंट से भी जो है ये नॉर्मल सेविंग बैंक भी नहीं ओपन कर सकते, करंट अकाउंट के थ्रू जो है पेमेंट लेंगे। और टर्म डिपॉजिट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट और करंट अकाउंट, सेविंग बैंक भी नहीं ओपन कर सकते। तो पेमेंट कहाँ से आएगी? सिर्फ नॉन रेजिडेंट से आएगी, और उन्हीं को जो है लोन इस तरीके की सुविधाएं देने का वो काम करेंगे। बैंक इन आईएफएससी आर परमिटेड टू लैंड इन फॉरेन करेंसीज टू बोथ रेजिडेंट कॉर्पोरेट, और इसमें जो पेमेंट है वो भी किस में होगी? सिर्फ करेंसीज अदर देन आईएनआर, इंडियन इंडियन रुपीज में नहीं, कोई भी फॉरेन करेंसी में जो है इसमें पेमेंट वो सारी चीजें होगी। और अगर आप क्या कर रहे हैं कि लोन दे रहे हैं तो फॉरेन करेंसी में देना होगा, तो रेजिडेंट जो कॉर्पोरेट होगी जिनको कोई ट्रेड ये सारी एक्टिविटी करनी होगी, तो उनको, और नॉन रेजिडेंट को जो है लोन इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। इसका मेन पर्पस यही है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी को डेवलप करना, और जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी नीड्स को बढ़ावा देना, और ताकि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाए फॉर कॉर्पोरेट इन देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बाहर की कॉर्पोरेट है उनके लिए एक अच्छा ग्लोबल हब की तरह काम करे, तो इसी पर्पस के लिए जो है आईएफएससी सेंटर को डेवलप करने की बात की गई है। ये कैसे स्टैब्लिश किया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट 2005 में पास हुआ था, तभी इसको आईएफएससी जो है सेटिंग अप एन आईएफएससी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आईएफएससी को स्टैब्लिश करने की बात भी तभी से हुई थी। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, तो उसमें जो है आईएफएससी को ऐसे स्टैब्लिश किया जाएगा, इसकी बात तभी हुई थी। लेकिन उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिया हैज मैनी रिस्ट्रिक्शंस, तो आप जानते हैं इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में कई रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शली है। पार्शली मतलब अगर आपको कोई कैपिटल असेट्स क्रिएट करना है, कोई कैपिटल असेट चाहिए, उसके लिए अगर आप मान लीजिए बाहर आपको चाहिए कैपिटल असेट्स, क्योंकि ये अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तभी होगा आपका, तो कोई भी आपको कैपिटल असेट चाहिए तो उसका आपको फॉरेन करेंसी जो है चाहिए होगी, तो फॉरेन करेंसी के लिए आप पूरा अमाउंट जो है नहीं, आप अपना मतलब पूरा अमाउंट आपको फॉरेन करेंसी में नहीं मिलेगा, किसी भी कैपिटल असेट्स के लिए आप कुछ एक लिमिट है, उसी लिमिट तक आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो इसलिए पार्शियल है। एसएलआर भी बहुत ज़्यादा है, 20-21% है। और फॉरेन में कहाँ इन्वेस्ट करना उसको लेके भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसीलिए जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एज ए टेस्टिंग ग्राउंड, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए टेस्टिंग पर्पज के लिए इसको बनाया गया है, बिफोर दे आर रूल्ड आउट इन इंटर, पूरे इंडिया में उसकी शुरुआत की जाए। रूल आउट मतलब शुरू करना किसी चीज़ को, ठीक है, मुहूर्त करना किसी चीज़ का, तो सब जगह पे हो उससे पहले टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाया गया है। इसके बाद बोला है कि ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देयर इज एक्सेप्शन फ्रॉम सिक्योरिटी, तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो कंपनीज होती है इनको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, उससे इनको एक्सेप्शन मिलती है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? जैसे आप शेयर या बॉन्ड कुछ भी खरीद रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटीज, तो उसमें आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन के लिए भी एक टैक्स लगता है जो कि बहुत कम रहता है वैसे, बट वो टैक्स भी इनको नहीं पे करना। ठीक है, और इन केस ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटी दैट आर एंटर्ड बाय नॉन रेजिडेंट, तो जो भी नॉन रेजिडेंट कंपनीज आईएफएससी के थ्रू कोई सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो उनको सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स से भी छूट मिलेगी, तो ये बात भी इसी एक्ट में की गई थी। और इसके साथ क्या बोला है कि विद द अबव ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, तो ये सारे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पहला इंडिया का टैक्स सिटी बनाया गया था गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, गिफ्ट सिटी, और इसको गांधीनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया था। कब से इसने काम करना शुरू किया था? 5 दिसंबर 2019। और जब इसने शुरुआत की थी तब 225 कंपनीज, उसमें 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, 9 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 3 एमएनसीज बैंक, ठीक है, जो फॉरेन बैंक होते हैं ना,
उनके साथ ये जो है गिफ्ट सिटी को पहली बार स्टैब्लिश किया गया था, गुजरात का गिफ्ट सिटी। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या, गिफ्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? असेस टू लार्ज इंटरलैंड इकोनॉमी, तो जो हमारी इकोनॉमी है लार्ज इंटरलैंड, तो उससे उससे आप असेस कर पाएंगे, उस पर सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। असेस टू इंटरनेशनल मार्केट, बाहर की जो कंपनीज है वो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल, उनको सारी सुविधा मिलेंगी, इंटरनेशनल मार्केट को जो है असेस कर पाएगा। कनेक्टेड 3 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडिया डायस्पोरा विच हैज अ कंबाइंड वर्थ ऑफ 3 ट्रिलियन टू इंडिया थ्रू आईएफएससी, जो 30 मिलियन के आसपास जो है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा कौन होते हैं? जो बाहर, इंडिया से बाहर जॉब में, बिजनेस के पर्पस के लिए रह रहे हैं, सबसे ज्यादा यूएसए में है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये क्या करते हैं कि हर साल पैसा ऑन करके जो है रिमिट करते हैं, तो इनको काफी सुविधाएं मिल जाएंगी। प्लस आप जानते हैं हमारे जीडीपी का 3 से 4% का जो हिस्सा है वो सिर्फ इनकी वजह से ही होता है, ठीक है। ये लोग बाहर से रिमिटेंस करते हैं, ये सब यूएसए में सबसे ज्यादा है। तो 30 मिलियन जो हमारे इंडिया के जो बाहर जो अभी बसे हुए हैं, तो उनको ये कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा। अगर उनको पेमेंट करनी है कुछ भी, तो इसके थ्रू वो कर सकते हैं। और उनका जो अगर अमाउंट की बात करें, तो उनकी जो वर्थ है वो है 3 ट्रिलियन, यूएसडी 3 ट्रिलियन के आसपास की इनकी वर्थ है, तो उनको भी कनेक्टिविटी में हेल्प मिलेगी। और पोटेंशियल टू लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन हाउस सेंटर विद ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, तो ये एक तरह से ग्लोबल इन हाउस सेंटर की तरह काम करेगा। और ये ग्लोबल कॉम्पिटेटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ यहाँ पे जो कॉस्ट वो सब चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी, तो ग्लोबली कॉम्पिटेटिव मतलब जैसा ग्लोबल में बाकी जगह पे, उस हिसाब से आपको ये रेट्स यहाँ पे मिलेंगे, सस्ते रेट मिलेंगे। अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट टू द वर्ल्ड क्लास फाइन टेक हब इन द गिफ्ट सिटी, तो जो है ग्लोबली जो है फाइन टेक हब है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल पे, तो वो भी आके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट वो सब अपना कर सकते हैं। इमर्जन एज ए लीडिंग हब फॉर फंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो फंड एडमिनिस्ट्रेटर में भी हब का तौर पे जो है ये सारी सुविधा यहाँ पे मिल रही है। तो मेन यहाँ पे आपका हो गया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो क्या क्या सेगमेंट के हिसाब से बताइए कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये मेन तरीके के ये सेगमेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि पहला इंडिया का आईएफएससी कौन था, तो आपको याद रखना पड़ेगा गिफ्ट सिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। इससे पहले हमने क्या इंपॉर्टेंट देखा? हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो आपका एक्ट था 2004 का, 2005 का, तब से जो है आईएफएससी को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। कौन कौन से सेगमेंट वाइज अगर हम देखें, तो कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेगमेंट को दी जाती है, तो पहला आपका आएगा होलसेल बैंकिंग, फिर कैपिटल मार्केट, रिटेल, ट्रेजरी और अदर अपॉर्चुनिटीज। तो होलसेल बैंकिंग में क्या क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस अगर आपको चाहिए, या ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, आप जानते हैं क्या होता है कि इंडिया की कोई फर्म है, उनको बाहर से लोन चाहिए, तो वो लोन देने का काम करती है, जिसको बोलते हैं डेप्ट, मिनिमम ये 3 साल का होता है, ठीक है। तो वो वाली सुविधा मिल जाती है। फैक्टरिंग और फोरफिटिंग, फैक्टरिंग क्या होता है? आपके बिल रिसीवर्स को डिस्काउंट करता है कोई बैंक। फोरफिटिंग ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए होता है, और ये आपका विदाउट रिकॉर्स, मतलब इसमें जो कस्टमर, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, और उसमें 100% तक का जो आपका बिल रहता है, बिल रिसीवर, उसको बैंक डिस्काउंट करता है। ऐसे गारंटी, बैंक आपके लिए गारंटी देने का काम करती है। इंडेमिनिटी बिजनेस, इंडेमिनिटी मीन्स रिस्क से बचाने वाला, ठीक है, सेफ फ्रॉम रिस्क, इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं वो भी। इक्विपमेंट लीजिंग, इक्विपमेंट आप लीज पे दे रहे हैं। इंश्योरेंस, रिस्क पार्टिसिपेशन, या फिर पार्टिसिपेशन इस एयरक्राफ्ट को अगर आप लीज पे दे रहे हैं। सिंडिकेशन लोन, 2-4 बैंक मिलके एक बड़े कस्टमर को बड़ा अमाउंट का लोन देते हैं, उसको बोलते हैं सिंडिकेशन। तो इतनी सारी सुविधाएं जो है वो जो फॉरेन की एंटिटी है उनको सब मिल जाती है यहाँ पे। ऐसे कैपिटल मार्केट, मर्चेंट बैंकिंग अगर आपको सुविधा चाहिए, या क्लियरिंग मेंबर बनना आईएफएससी एक्सचेंज का, या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, या कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को अगर आप कस्टडियन कराना चाह रहे हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? एक तरीके का ज़्यादातर ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड है, पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। ये भी म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट पे काम करता है। नेक्स्ट आता है रिटेल बैंकिंग, तो प्राइवेट आपको पर्सनल कोई बैंकिंग चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट हमने ऊपर भी देखा था ना कि जो रिच कस्टमर है उनका अपना पैसा बढ़ाने के लिए जो है वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं, तो वेल्थ मैनेजर को मार्केट के बारे में सब मालूम होता है, तो वो बेटर वे में आपको समझा पाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका पैसा ज़्यादा इंप्रूव ग्रो करे। रिटेल बैंकिंग के भी प्रोडक्ट जैसे डिपॉजिट अकाउंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये सारी सुविधाएं जो है मिल जाती है। ऐसे ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसमें आपका आ जाएगा असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, और फॉरेक्स में अगर आपको कोई डेरिवेटिव चाहिए, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट रिस्क, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो आपका इसमें आ जाएगा। अदर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, म्यूचुअल फंड यूनिट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। इंश्योरेंस या बाकी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर चाहिए हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज की कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसको लेकर अगर आपको एडवाइस चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करते हैं? आपने अलग अलग जगह पे जो इन्वेस्ट करके रखा है उसको मैनेज करने का काम करते हैं। ये भी एक टाइप का वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ही होता है, पर ये थोड़ा हाई लेवल पे होता है। और ट्रस्टी
एंड फिडेंसरी सर्विसेज, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो ये सारी सुविधा आपको अदर अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पे मिल जाती है। तो ये की अपॉर्चुनिटीज हमने यहाँ पे मेन मेन देख लिया। गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप आईएफएससी बाय इंडियन बैंक। अगर इंडियन बैंक अपना आईएफएससी सेंटर जैसे गिफ्ट सिटी है तो वहाँ पे अपनी ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं तो बैंकों को लेके क्या गाइडेंस है। एलिजिबिलिटी, इंडियन के बैंक है जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज विल बी एलिजिबल। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है जिसको आरबीआई ने ऑथराइज डीलर की कैटेगरी में रखा है तो वो वाले बैंक वहाँ पे जाके ब्रांच ओपन कर सकते हैं। ईच एलिजिबल बैंक विल बी परमिटेड टू सेट अप ओनली वन आईबीयू इन। तो हर बैंक सिर्फ एक आईएफएससी सेंटर में सिर्फ एक ही ब्रांच खोल पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आईएफएससी में बहुत सारी कंपनीज, जैसे हमने बोला 225 कंपनीज, तो ऐसा नहीं कि आईएफएससी सेंटर तो बहुत बड़े एरिया में ना, तो ऐसा नहीं कि एक ब्रांच इस कोने में खोल ली एक ब्रांच इस कोने में, नहीं, अलाउ नहीं है। पूरे एरिया में सिर्फ बैंक की एक ही ब्रांच होनी चाहिए। लाइसेंस की बात करें तो पहले से आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, हर बैंक जो भी इंटरेस्टेड है आईबीओ में अपनी ब्रांच सेटअप करने के लिए तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फॉर मोस्ट रेगुलेटरी पर्पस आईबीओ विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। तो जो रेगुलेटरी पर्पस है जैसे इंडिया की फॉरेन में जो ब्रांच है उस पर जिस तरह से आरबीआई का कंट्रोल रहता है उसी तरह से कंट्रोल आरबीआई इस पर भी रखती है। कैपिटल की बात करें तो जो पेरेंट बैंक जैसे हमने एग्जांपल लिया था एसबीआई का, तो एसबीआई अपनी कोई ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ओपन कर रही है तो उस केस में क्या करेगा, पेरेंट बैंक अपनी 20 मिलियन की जो है इसके पास कम से कम जो है कैपिटल होनी चाहिए। मिनिमम कैपिटल यूएसडी 20 मिलियन या इक्विवेलेंट होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन एनी फॉरेन करेंसी टू इट्स आईबीओ विच विल बी मेंटेन, और ऑल टाइम इसको मेंटेन करना है। तो जो उसका पेरेंट ब्रांच है, कोई भी बैंक ले लीजिए एसबीआई बीओबी, तो इसकी जो पेरेंट ब्रांच है उसके पास कितना 20 मिलियन यूएसडी का जो है कैपिटल का होना चाहिए और ऑल टाइम इसको मेंटेन करना होगा। रिजर्व रिक्वायरमेंट जो आईबीओ की जो है मतलब यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हमने देखा था ना, तो इनको सीआरआर एसएलआर ये रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज है वो सीआरआर एसएलआर रखने के लिए आपको जरूरत नहीं है। रिसोर्स एंड डिप्लॉयमेंट, द फंड रेस विल बी फ्रॉम, तो जो पैसा है आप नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज जो ब्रांचेस है उनसे यह पैसा ले सकते हैं। इंडिया के जो फॉरेन में ब्रांचेस है ओवरसीज उनसे, और जो नॉन रेजिडेंट उनसे आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, पैसे को आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे लोन के तौर पे, बोथ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज वेल एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो कुछ केसेस में हमने देखा था ना कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर पर्सन को लोन चाहिए या सॉरी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम नहीं, अगर कोई मान लीजिए इंडिविजुअल एंटिटी है और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उनको ही जो है लोन इसमें दिया जाएगा। मतलब लोन लेने के लिए तो है बाहर से ही आएगा पैसा, लेकिन लोन देने के लिए इंडियन रेजिडेंट को भी कुछ केसेस में अलाउड है और बाहर के जो है उनको तो है ही है। हाउ डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड विद रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी, तो आप इंडियन पर्सन को अगर आप लोन दे रहे हैं तो फेमा एक्ट जो 1999 में जो रेगुलेशंस होती है तो उसी के हिसाब से ये आपको काम करना होगा। इसके साथ ऑपरेशनल एक्सपेक्ट्स, इसमें कैश ट्रांजेक्शन और सेविंग बैंक अलाउ नहीं है, तो फिर इसमें पेमेंट कैसे होती है, ट्रांसफर के थ्रू होता है, इसमें चेक भी अलाउ नहीं है। ठीक है, चेक, कैश ट्रांजेक्शन, सेविंग बैंक अकाउंट ये सब भी इसमें अलाउ नहीं है। और सिर्फ पेमेंट अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आप डिपॉजिट लेंगे तो सिर्फ आप उनका करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और टर्म डिपॉजिट जैसे एफडी ये सब। और आपका केवाईसी और एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स है वो आपको बिल्कुल एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, केवाईसी नो योर कस्टमर, मतलब जो भी कस्टमर्स आएंगे प्रॉपर उनका जो भी आप आईडी प्रूफ लेते हैं वो आपको लेना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए जॉब करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि गिफ्ट सिटी को लोग मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, तो इसके जो नॉर्म्स है वो भी आप पे एप्लीकेबल रहते हैं। डिपॉजिट विद आईबीओ आर नॉट सिक्योर्ड, तो ये जो बैंकों में आपका डिपॉजिट है इसको कोई भी इंश्योर्ड नहीं किया गया। आप जानते हैं इंडिया के बैंकों का डीआईसीजी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है इंश्योरेंस रहता है। और लेकिन इनकी अगर हम बात करें आईबीओ की, तो इनकी जो पैसा आपका डिपॉजिट है, जैसे आपने टर्म डिपॉजिट किया हुआ है बाहर के फॉरनर ने या फिर करंट अकाउंट में डिपॉजिट, तो उसको किसी भी टाइप का इंश्योरेंस कवरेज नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रोल ऑफ आईएफएससी। इसका क्या क्या रोल है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये कौन होती है, इट इज ए यूनिफॉर्म अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वहाँ पे आईएफएससी के अंदर, जैसे हमने बोला एसबीआई या कोई और, तो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको रेगुलेट करने का ये काम करती है कौन, आईआईएफसीए। ये आपका लास्ट में अथॉरिटी लग गया। तो बिफोर प्रियर टू स्टैब्लिश, तो जब आईएफएससी नहीं था, ये अथॉरिटी नहीं थी, तब क्या था एग्जिस्टिंग, तो तब आरबीआई रेगुलेटर था, सेबी था, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआरडीए। तो जो इंश्योरेंस का काम होता था तो आईआरडीए रेगुलेट करती थी, पेंशन का काम पीएफआरडीए, और कैपिटल मार्केट से भी रेगुलेट करती थी शेयर ये सब, और आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट, तो सब अलग अलग रेगुलेट करते थे। लेकिन जब से आपका आईएफएससीआई हैज बीन एस्टैब्लिश, इसको कब एस्टैब्लिश किया था, 27 अप्रैल 2020 अंडर आईएफएससी एक्ट। इसका एक्ट तो बना दिया था 2019 में, पर इसको स्टैब्लिश अगले साल किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी वही गांधीनगर गुजरात में ही रख दिया था। सिंस इट रिक्वायर्ड ए हाई डिग्री ऑफ इंटर रेगुलेटरी
कोऑर्डिनेशन विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये क्या कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है, इन सभी के कोऑर्डिनेशन में ये सपोर्ट करेगा। आईएफएससी हैज बीन एस्टैब्लिश एज ए यूनिफाइड रेगुलेटर विद यूनिफाइड मतलब ये यूनिफॉर्म वे में काम करेगा और हॉलिस्टिक वर्जन लेगा टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन आईएफएससी। आईएफएससी में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कितना आसानी से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो पाए, कितना आसानी से बिजनेस कर पाए, तो वो सब प्रोवाइड करने का काम करेगा। एंड वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी क्या होगा, वर्ल्ड क्लास ऐसा रहेगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव आईएफएससी को स्टैब्लिश करने का, टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट एंड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटायर रीजन एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज ए होल। तो इसको स्टैब्लिश करने का यही पर्पज था कि इंडियन की इकोनॉमी को ग्लोबल तौर पे जो है कनेक्टिविटी की जाए, और वही हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है कि हमारे को जो है ग्लोबल सपोर्ट, वहाँ से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरह से जो है हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो उसी पर्पज़ के लिए आईएफएससी को जो है स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। IFSC and foreign branch intended to set up IBU in IFSC are required to license। तो इंडिया की या जो फॉरेन बैंक की ब्रांच है जो कि IBU में अपना जो है ब्रांच ओपन करना चाह रही है IFSC सेंटर में, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा IFSC। रेगुलेटर मतलब कंट्रोल तो आरबीआई उसको कर रहा है, लेकिन लाइसेंस कौन देगा, ये जो हमारा अथॉरिटी था ना IFSC, इससे लाइसेंस लेना होगा। पेरेंट बैंक इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। तो पेरेंट बैंक हमने बताया जैसे हमारे बीओबी कर रहा है, तो बीओबी की कोई ब्रांच है तो पेरेंट बैंक बीओबी हो गया, ठीक है। एसबीआई की कोई ब्रांच है तो पेरेंट बैंक एसबीआई होगा, मतलब जो अपनी ब्रांच खोल रहा है उसी को पेरेंट बैंक बोला जाएगा। मेंटेन नेसेसरी, ये पॉइंट तो हमने ऊपर भी देखा था कि कम से कम 20 मिलियन यूएसडी हर टाइम मेंटेन करना होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्शन, ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम होम कंट्री रेगुलेटर फॉर सेटिंग अप आईबीओ। तो मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक है, ठीक है, फॉरेन बैंकों में उनका रेगुलेटर कोई और होगा, अगर इंडिया की बैंक है तो इंडिया का तो रेगुलेटर आरबीआई है। तो मतलब आरबीआई से एक एनओसी लेटर कि हमें कोई एतराज नहीं है कि हमारी जो है कंट्री की जो बैंक की ब्रांच है आईएफएससी में अपनी ब्रांच खोलना चाह रही है, बैंक आईएफएससी में ब्रांच खोलना चाह रही है, तो उसको लेके एनओसी लेटर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आईएफएससी में कोई ब्रांच खोले फिर बाद में पता लगे कि आपका जो रेगुलेटर है, क्योंकि बैंकों का रेगुलेटर कौन है, हर कंट्री में अपना अपना जैसे इंडिया का रेगुलेटर आरबीआई हो गया, यूएसए का अलग रेगुलेटर, तो सब कंट्री का अलग अलग रेगुलेटर। तो मतलब आपके रेगुलेटर को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आप जो है आईएफएससी में अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, तो इसलिए रेगुलेटर से एक एनओसी आपको लाना होगा। तीसरा, लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम पेरेंट बैंक रिगार्डिंग लिक्विडिटी एंड रिसोर्स सपोर्ट। तो वो आईबीओ जो आपकी ब्रांच ओपन हो रही है, तो वहां से आपको जो है लेटर ऑफ कंफर्ट आपकी पेरेंट ब्रांच से लाना होगा, जिसमें मेंशन होना होगा कि हम अपनी ब्रांच आईबीओ के तहत खोल रहे हैं और आईएफएससी में ओपन कर रहे हैं, और हम किसी भी टाइप का लिक्विडिटी या कोई भी और सपोर्ट है तो वो हम करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है आरबीआई सपोर्ट नहीं करता लिक्विडिटी में, ठीक है, क्योंकि आरबीआई का देखा जाए वो सिर्फ उसको देख रहा है लाइसेंस, तो उसको किससे मिल रहा है, लाइसेंस आईएफएस से मिल रहा है, तो इसमें आरबीआई किसी टाइप का लिक्विडिटी ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो ब्रांचेस होती है इनको लिक्विडिटी सपोर्ट जो है अपनी ब्रांच से ही चाहिए, तो जिसको हम पेरेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है, वहीं से इनको लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। आईबी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ये तो हमने पहले भी देखा था कि एसएलआर सीआरआर रखने का जरूरत नहीं है, इनको छूट मिलती है। आईबी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एट आईबीयू लेवल, और हाउवर द सेम में बी मेंटेन एट पेरेंट लेवल विद आईएफएससी परमिशन। तो आईएफएससी के परमिशन के साथ आपका जो पेरेंट बैंक है उसके लेवल पे आप अपना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और स्टेबल फंडिंग रेशियो जो है मेंटेन कर सकते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, ये बैंकों का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बैंकों की लिक्विडिटी कैपेसिटी को बताता है कि मान लीजिए नेक्स्ट 30 डेज में जो कैश आउटफ्लो होने वाला है, जो बैंकों की लायबिलिटी आने वाली लिक्विडिटी टर्म में, तो बैंकों के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है या नहीं है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वही बताता है कि अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जो आपकी ऑब्लिगेशंस है, जो आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए पैसा चाहिए होगा, तो क्या आपके पास वो पैसा है या नहीं है। तो कुछ रेशियो में आपको लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है, और खासतौर पर जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं, मतलब जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस तरह के लिक्विड एसेट्स आपको मेंटेन करने होते हैं। जनरली नेक्स्ट 30 डेज में जो आपकी लिक्विडिटी कैश की जो ऑब्लिगेशन आने वाली, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो वही आपका एलसीआर होता है। ऐसे एक आपको लिखा हुआ है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या होता है, आपके पास कितने स्टेबल फंड अवेलेबल है, स्टेबल फंड अवेलेबल डिवाइडेड बाय कितना आपको रिक्वायर्ड है, मतलब कितना आपके पास फंड अवेलेबल है स्टेबल, और कितना आपको चाहिए, कितना आपके पास है और कितना आपको चाहिए, उसी का रेशो, ठीक है। स्टेबल फंड कितना है और कितना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कम ये जो स्टेबल फंडिंग रेशो कम से कम 100% तो होना चाहिए, यानी जितना हमें स्टेबल फंड चाहिए और जितना हमारे पास है और जितना हमारे को रिक्वायर्ड, जितना हमें चाहिए, कम से कम वो रेशो 100% होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो रेशो यहाँ पे हो गए। और लिवरेज रेशो फॉर आईबीओ में बी परमिटेड बाय द पेरेंट बैंक। इसमें लिवरेज रेशो बोला, लिवरेज रेशो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
कितना आपने डेब्ट, कितना लोन लिया और कितनी आपके पास इक्विटी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, आपने कितने का लोन लिया हुआ है और कितना आपके पास शेयर होल्डिंग है, तो वही आपका लिवरेज रेशो होता है। इसको मतलब ये आपको इसको गियरिंग रेशो भी बोलते हैं, और ये आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को बताता है। जितना ज्यादा लिवरेज रेशो मतलब उतनी ज्यादा आपकी डेब्ट है, उतना ज्यादा आपने बोरोइंग किया। एक से कम वाले को बेटर मानते हैं, मतलब लिवरेज रेशो एक से कम है तो इसका मतलब इक्विटी ज्यादा है और डेब्ट लोन थोड़ा कम है, तो एक से कम रेशो को जो है गुड माना जाता है। तो लिवरेज रेशो भी जो है मेंटेन कर सकता है पेरेंट बैंक, और अगर चाहे तो एट द जितना भी लेवल आपके होम रेगुलेटर ने बताया, जैसे इंडिया का आरबीआई बताएगा, तो उसने जितना बोला है तो उस रेशो में लिवरेज रेशो मेंटेन कर सकता है पेरेंट बैंक, एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द पेरेंट बैंक। तो इसमें वही रेगुलेशंस लागू होती है जो कि पेरेंट बैंक में लागू होगी। और तो आईबीओ में जो बैंक होगी उसका लिवरेज रेशो उसका पेरेंट बैंक जो है मेंटेन करेगा, और कितना मेंटेन करना है वहाँ का जो रेगुलेटर, होम रेगुलेटर, वही बताएगा। आईबीओ आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिटेल डिपॉजिट रिजर्व ऑन। वैसे तो हमने यहाँ पे देखा था कि सीआरआर एसएलआर में छूट है, ये वाला पॉइंट डी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो भी इसको डिपॉजिट मिलेगा, एक तो करंट अकाउंट से मिलेगा, एक टर्म डिपॉजिट मिलेगा, तो उसका कम से कम 3% तो मेंटेन करना ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3% है, तो ठीक है, इतना तो मेंटेन करना है। कितना? फ्रॉम इंडिविजुअल्स आउटस्टैंडिंग। तो जो भी डिपॉजिट उसने रेजिंग की है इंडिविजुअल से, और उसका आउटस्टैंडिंग क्या होगा एट द एंड ऑफ प्रीवियस वर्किंग डे, तो पिछले दिन के हिसाब से आपका ये मेंटेन होगा। पिछले दिन आपने कितना डिपॉजिट रेज किया था, तो उसका उसको आपको आज मेंटेन करना है, मतलब डेली बेसिस पे मेंटेन करना है 3%। मान लीजिए कल डिपॉजिट हमने लिया और वो डिपॉजिट का अमाउंट मान लीजिए $1 लाख आया, तो $1 लाख का हम 3% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, $30,000 आ जाएगा। ठीक है, 3,000, सॉरी, $3,000 आ जाएगा, और 3,000 को क्या करेंगे, एज ए डिपॉजिट रिजर्व रेशो के तौर पे मेंटेन करेंगे। तो जो भी आपका पिछले दिन का जितना भी डिपॉजिट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, उसका आपको डेली बेसिस पे 3% मेंटेन करना, डेली पिछले जो वर्किंग डे उस डे को जो है काउंटिंग लेना है 3% के हिसाब से, और डेली बेसिस पे इसको मेंटेन करना है। आईबीओ आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद प्रूडेंशियल डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द होम रेगुलेटर। और एक और बात, आईबीओ भले ही वहां पे गिफ्ट सिटी के अंदर है, बट इसको पूरा रेगुलेट आपका रेगुलेटर करेगा। या अलग से कोई स्पेसिफिकेशन आईएफएससी देगा तो वो अलग है, बट जनरली जो है आपका रेगुलेटर उसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगा, उसको क्या डायरेक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो आपका रेगुलेटर आपको देगा ही देगा। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आता है परमिसेबल एक्टिविटी। ये और आगे के टॉपिक को हम पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में चलिए इसको रिवाइज करके ये जो पार्ट 1 है इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में अभी है आपका कम से कम आधा घंटा एटलीस्ट और लगेगा, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और है। चलिए कोई नहीं, इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। यहाँ से हमने देखा था गिफ्ट सिटी को सेटअप करने का मेन पर्पस यही था कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाए। यहाँ पे जो बाहर की कंपनीज जो कॉर्पोरेट्स है वो इंटरेस्ट दिखा रही है किसी भी चीज़ में, जैसे इन्वेस्ट करने में, अपनी ब्रांचेस ओपन करने में। ठीक है, उनको कोई फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए या फिर कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, तो सारी सुविधा उनको एक जगह पे मिल जाए। बोलते हैं ना, एक छत के नीचे आपके सारे काम हो जाए, जैसे सुपर मार्केट होता है जहाँ पे हमारी सारी सुविधा एक ही जगह मिलती है। अगर आपको कपड़े चाहिए उसका अलग से स्टोर है, खाने की चीज़ें चाहिए, कोई आपको शॉपिंग करनी है, कोई किचन का सामान लेना है, कोई भी सामान चाहिए आपको, सब एक छत के नीचे मिल जाता है, सुपर स्टोर। तो उसी तरीके की सुविधा देना वही आपका आईएफएससी सेंटर है। ठीक है, और इसमें जो है इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट को कोई फंड रेजिंग करनी है, या उनको टैक्स मैनेजमेंट वाली, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज, असेट मैनेजमेंट या ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की सुविधा चाहिए, तो वो सारा काम उनको यहाँ पे हो जाता है। उनको इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस की सुविधा चाहिए, मर्जर या एक्विजिशन करना है किसी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांस मतलब एक कॉर्पोरेशन बाहर की और एक इंडिया की, उनको मर्ज करना है, या बड़ी कंपनी छोटी को एक्वायर करना चाह रही, तो ये सारी सुविधा इनको यहाँ पे मिल जाती है। स्कोप इंडिया में इसका कितना स्कोप है, तो स्कोप की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 में बना था, तो तब से जो है आईएफएससी को सेटअप करने की बात की। तो इससे पहले आपको लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल लेना होता है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं इनको एसएलआर, सीएलआर ये सब जो है मेंटेन करना नहीं होता। और अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती है। ठीक है, जैसे हाई एसएलआर मेंटेन करना है, या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी पूरा नहीं है, पार्शली आप कर सकते हैं। और फॉरेन कहाँ में इन्वेस्ट करना, मान लीजिए उसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए एक ऐसा जोन बनाना जरूरी है जहाँ पे सारी सुविधाएं मिले, जहाँ पे ये सब रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए यही जो ऑब्जेक्टिव था कि जैसे द कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अपनी ब्रांचेस ओपन करें, तो इसीलिए गिफ्ट सिटी जो कि पहला नाम ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी। ठीक है, पहला इसको स्टैब्लिश किया था कब से? 5 दिसंबर 2019 से। जब शुरुआत हुआ था तो 225 कंपनीज आई थी, और 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, 9 प्राइवेट सेक्टर बैंक, और 3 एमएनसी बैंक में मतलब यहाँ पे शुरू हुए थे जब पहली बार इन्होंने काम करना शुरू। तो 225 कंपनीज देखिए कितनी सारी कंपनीज होगी, तो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में वो आएंगी। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलेंगी? तो वही है कि इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट मिलता है, और जो बाहर के इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए आउटसाइड इंडिया, तो उन सबका जो पैसा है, ऐसे 30 मिलियन के आसपास लोग हैं, तो उनका जो पैसा है वो 3 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास है, तो वो भी यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब जो है कोई बाहर की वर्ल्ड क्लास फिनटेक कंपनी है वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी ऐसा कर सकती है। और
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या है इसमें, मतलब सेगमेंट वाइज भी इसको दिया। होलसेल आपका आ जाएगा, कैपिटल मार्केट, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी और एडवाइजरी, इतनी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। होलसेल में आपका ईसीबी, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ये सब हो जाएगा। कैपिटल में मर्चेंट बैंकिंग और कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब हो जाएगा। रिटेल में आपको प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट जैसे डिपॉजिट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी सुविधा आपको मिल जाएंगी। और इसमें डिपॉजिट वैसे सेविंग बैंक डिपॉजिट तो नहीं है आपका, इसमें एक तो करंट अकाउंट है और दूसरा टर्म डिपॉजिट का ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रेजरी मैनेजमेंट, एएलएम या फॉरेक्स में आपको डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करना है, वो सब आप कर सकते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज, जहाँ से हमें एडवाइस कर सके, ठीक है। अदर अपॉर्चुनिटी से कोई हमें एडवाइस करे कि कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है या कहाँ पे हम अपने पोर्टफोलियो को जो है इन्वेस्ट करें, तो वो सब सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। गाइडलाइंस क्या है, जो बैंक अपना आईबीओ मीन्स आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट उन बैंकों को बोला जाता है जिन्होंने आईएफएससी सेंटर के अंदर अपनी ब्रांच ओपन की होती है। तो क्या क्या गाइडलाइंस है, तो पहली बात, कोई भी चाहे पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट बैंक अगर उसको ब्रांच ओपन करनी है, तो पहले तो उसको वो जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो, मतलब आरबीआई का ऑथराइज डीलर वो होना चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो तभी अलाउ, क्योंकि यहाँ पे रुपीस नहीं चलता, ठीक है। रुपीस चलता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फॉरेन करेंसी में डील होती है। तो जो बैंक ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथराइज डीलर है, तभी वो जो है अपनी ब्रांच ओपन कर सकता है। और एक आईएफएससी सेंटर में सिर्फ एक ही ब्रांच ओपन कर सकता है। लाइसेंस, इससे पहले आपको आरबीआई से पूरा परमिशन लेना होगा। लाइसेंस तो आपको वही देगा जो हमने नीचे अथॉरिटी की बात की ना, लाइसेंस देने का वही काम करते हैं। कैपिटल, आपकी जो पेरेंट बैंक है उसको कम से कम 20 मिलियन का कैपिटल रखना होगा। रिजर्व सीआरआर एसएलआर रखना का जरूरत नहीं है, पर आपके डिपॉजिट में 3% तक का आपको, जो लास्ट डे में जो बैलेंस था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी आपने रेजिंग के थ्रू पैसा लिया, तो उसका 3% आपको डिपॉजिट रखना है, पर सीआरआर एसएलआर ये रखने का जरूरत नहीं है। रिसोर्स कहाँ से आप ला सकते हो, उसको कहाँ पे, मतलब कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकते हो और कहाँ आप लोन के तौर पे दे सकते हैं। तो नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड जो आपकी ओवरसीज ब्रांच है, उनसे आप पैसा ले सकते हैं। डिप्लॉयमेंट कहाँ पैसा दे सकते हो, तो देने के ऊपर है, रेजिडेंट को भी दे सकते हो और नॉन रेजिडेंट को भी दे सकते हैं। ऑपरेशनल एक्सपर्ट किस तरह से काम करेगा, तो इसमें सेविंग बैंक, कैश, चेक, इसके थ्रू ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, और सिर्फ आप अपना करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट के थ्रू जो है डिपॉजिट इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे केवाईसी, अपने कस्टमर को जानना, नो योर कस्टमर, एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो ये गाइडलाइंस है ये आपको पूरी करनी होती है। रोल ऑफ आईएफएससी है, तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी, इस अथॉरिटी को क्यों स्टैब्लिश किया था, तो इस अथॉरिटी के स्टैब्लिश होने से पहले अलग अलग रेगुलेटर्स होते थे। जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई, सेबी के लिए अलग, फिर पीएफ, तो अलग अलग रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर की वजह से जो है काम में काफी दिक्कतें हो रही थी, ठीक है, काम में टाइम लग रहा था। जैसे मान लीजिए किसी को इंश्योरेंस का बिजनेस करना है, तो यहाँ पे तो कर लिया, पर रेगुलेटर की गाइडलाइंस वहाँ पे उनको माननी पड़ रही है। सो बेटर था कि कोई एक कॉमन रेगुलेटर के तौर पे काम करे, तो इसीलिए आईएफएससी अथॉरिटी को जो है स्टैब्लिश किया था। ये यूनिफाइड अथॉरिटी के काम तौर पे काम करेगी, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज। पहले अपना अलग अलग थे, जैसे बैंकों के लिए आरबीआई, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी, पेंशन वाले प्रोडक्ट के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सब पहले अलग अलग थे, सबको कंबाइन करके आईएफएससी बनाया गया। तो ये सब, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर तो ये अपना अपना अलग ही है, पर उसके अंदर जो वहाँ पे आईएफएससी जो ब्रांचेस हैं, उनके लिए ये अथॉरिटी के तौर पे काम करता है। मतलब इनके बिहाफ पे इसको अथॉरिटी मिली है कि आप जो है रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और 27 अप्रैल 2020 से इसको स्टैब्लिश किया गया था। आईएफएससी की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये क्या करता है, इंटर रेगुलेटरी जो है कोऑर्डिनेशन करता है विद इन फाइनेंशियल सेक्टर, और इसलिए इसको यूनिफाइड रेगुलेटर के तौर पे बनाया गया, यूनिफाइड रेगुलेटर के तौर पे ये काम करेगा। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जो भी इंडिया फॉरेन ब्रांच जो आईबीओ के तौर पे आईएफएससी में काम करते हैं, तो उनको आईएफएससी से जो है लाइसेंस लेना होगा। आईएफएससी कौन सा है, ये हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, वहां से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा जो पेरेंट बैंक है उसको ये सारी कंडीशंस भी पूरी करनी होगी। पहला है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 20 मिलियन यूएसडी का मेंटेन करना होगा। आपका जो रेगुलेटर है वहां से आपको जो है नॉन नो ऑब्जेक्शन लेटर लाना होगा। और आपका जो पेरेंट बैंक है उससे लेटर ऑफ कंफर्ट की, अगर कोई लिक्विडिटी का इशू होगा या कोई सपोर्ट चाहिए होगा, रिसोर्स सपोर्ट, तो आप सपोर्ट करेंगे पेरेंट बैंक, ठीक है। वहां से कंफर्ट लेटर होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी का सपोर्ट इसमें आरबीआई नहीं करता, इसलिए। आईबी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसएलआर और सीआरआर, एसएलआर और सीआरआर भी मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। और लिक्विडिटी कवरेज रेशो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशो जो है वो भी मेंटेन करना, अगर आप चाहे तो पेरेंट लेवल पे मेंटेन कर सकते हो। ये क्या होते हैं रेशो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे लिवरेज रेशो ये आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को बताता है, कितना आपने बोरोइंग किया है और इक्विटी कितना, तो वो भी आप अपना पेरेंट लेवल पे जो है मेंटेन कर सकते हैं। आपको एक रिटेल डिपॉजिट रिजर्व रेशो मेंटेन करना होता है, जो कि 3% होता है। लास्ट डे पे कितना आपने इंडिविजुअल से पैसा लिया था, रेसिंग की थी, उसका आउटस्टैंडिंग क्या है, उसी का 3% आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है। और बैंकों को जो भी डायरेक्शंस जो है रेगुलेटर देता है, तो वो सारे डायरेक्शंस का मानना होता है।
चलिए ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 से हम परमिसिबल एक्टिविटीज़ मतलब क्या-क्या एक्टिविटीज़ आईबीयू के द्वारा की जा सकती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसे आप लोग थोड़ा-सा देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।